प्यारे बच्चों, मैं हूं सौरभ और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपका स्वागत है हमारे द यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, कोई भी प्रिपरेशन में कोई ढिलाई नहीं। और पेन कॉपी ले के बैठना है। क्या करना है? पेन कॉपी ले के बैठना है मेरे क्लासेस में। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर दिया था, सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने बात किया था माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के जो ल्यूकोप्लास्ट में गए हम लोग। ल्यूकोप्लास्ट के जो 3 भाग रहते हैं, इलियोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट, उसके बारे में हमने जाना। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक जिसे हम कहते हैं। तो न्यूक्लियस आज की देखिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कुछ पॉइंट मैं इसमें नहीं दिया हूँ, मैं कुछ पॉइंट आपको ओरली बताऊँगा। ऐसा होता है कि कोई पॉइंट मैं जो इसमें लिख नहीं पाता हूँ, उसे मैं ओरली बताता हूँ, क्योंकि कोई ऐसे पॉइंट नहीं आते हैं दिमाग में, वो बाय द वे पढ़ाते समय याद आते हैं। तो उसको आप कॉपी पेन लेके नोट करते रहिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वीडियो को 10 बार हो सके 10 बार देखिए। कुछ भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए, कि जैसे भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तुरंत नोटिफिकेशन जाए, तो आप मतलब कोई भी आपका डिले ना हो सके, एक भी लेक्चर डिले ना हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। कोर्स कंप्लीट करना और पढ़ना आपको ज़्यादा है। ओके, सो आज का हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस, केंद्रक क्या होता है। थोड़ा सा मेरा जो बताया था मैं लास्ट क्लास में कि हिंदी में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमें माफ़ करिएगा। सो अब हम लोग चलते हैं अपने न्यूक्लियस के बारे में। आज मैं ये लेक्चर पूरे कंप्लीट करूँगा, ये चाहे आधे घंटे जाए या 45 मिनट जाए या 1 घंटे जाए, जितनी भी टाइमिंग जाएगी आज मैं इसे कंप्लीट करके ही उठूँगा। ओके, सो हम बात करते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? तो यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट करिएगा कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ प्रॉब्लम आती है। क्या आती है? रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट क्रुक। रॉबर्ट ब्राउन, 2 चीज़ प्रॉब्लम आती है, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट क्रुक में। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन थे जो वो न्यूक्लियस की खोज की थी, और रॉबर्ट क्रुक जो थे वो सेल की थी खोज। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी और रॉबर्ट क्रुक ने सेल की खोज की थी। तो इस दोनों पॉइंट में कभी कदा मिस आउट हो जाता है, समझे? तो इसको मिस नहीं करना है। तो क्या करना है आपको? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। और ये क्या होता है? सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा न्यूक्लियस किस सेल्स में पाया जाता है, तो या नहीं पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में। अच्छा, एक बात हम आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के लास्ट में मैं 5 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 दूंगा, आपको उसे सॉल्व करना है और 1, 2, 3 नंबर करके आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाने की संभावना है। तो इसे लाइटली ना लीजिएगा, इसे सीरियस लेके 5 क्वेश्चन करिएगा। मैं डेली क्वेश्चन बढ़ाते जाऊंगा। अभी मैं 5 दिया, फिर नेक्स्ट टाइम मैं 10 दूंगा, 15 दूंगा, 20 दूंगा, ऐसे मैं संख्या बढ़ाते जाऊंगा। तो वो क्वेश्चन आप ज़रूर से सॉल्व कर लीजिएगा। और जिसको प्रॉब्लम हो रही है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर मेरे को यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक्स का अगर आप डिफरेंस समझ गए ना, तो क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे, कोई टेंशन करने की बात नहीं है। चलो, तो हम अपने समय को वेस्ट ना करते आगे बढ़ते हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। ये कोशिका का सबसे बड़ा अंगक होता है। ये सब लिख लीजिएगा, ये सब पॉइंट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यह कोशिका के अंदर होने वाली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये कोशिका के अंदर होने वाली सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य करता है। पता रहे, पूछ सकता है कि जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य सेल्स में कौन करता है? तो न्यूक्लियस करता है। याद रखिएगा। अब न्यूक्लियस में क्या अनुवांशिक पदार्थ होते हैं? क्या अनुवांशिक पदार्थ होते हैं? डीएनए और आरएनए। आप लोग जानते हैं कि डीएनए आरएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल्स हैं जो एक फॉर्म्स, मतलब एक इंडिविजुअल से, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। ओके, डीएनए वायरस को छोड़कर सभी अनुवांशिक पदार्थ हैं। डीएनए वायरस को छोड़कर सभी अनुवांशिक पदार्थ हैं इसमें।
केंद्रक के अध्ययन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे लिख लीजिएगा। केंद्रक के अध्ययन मतलब न्यूक्लियस की स्टडी को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी कहते हैं। अब देखिए मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। कैरियोलॉजी, लॉजी को आप तोड़ दीजिए, कैरियो को अलग कर दीजिए, लॉजी को अलग कर दीजिए। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, लॉजी मतलब होता है स्टडी, तो कैरियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, केंद्रक जिस लेयर से ढका होता है उसे केंद्रिका कला कहते हैं। ये दो परतों से मिलकर बनी होती है। याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि केंद्रक की जो लेयर से ढकी होती है, जिसे मतलब न्यूक्लियस एनवलप कहते हैं, जिसे हमने न्यूक्लियस एनवलप कहते हैं, वो दो यूनिट मेम्ब्रेन से बाउंड होती है। आउटर लेयर की होती है और इनर लेयर होती है। याद रखना, देखिए जो मैंने बताया था केंद्रक कला प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित रहती है। याद रखिएगा केंद्रक कला प्रोकैरियोटिक सेल्स में अब्सेंट होती है। याद रखिएगा केंद्रक कला प्रोकैरियोटिक सेल्स में अब्सेंट होती है। न्यूक्लियस तो होता है पर एनवलप नहीं होते हैं उसमें। याद रखिएगा न्यूक्लियस तो होते हैं पर एनवलप नहीं होते। ओके, इसलिए इसका आनुवांशिक पदार्थ कोशिका में धुला रहता है। समझे, कोशिका में इसका आनुवांशिक पदार्थ धुला रहता है। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को केंद्रिका द्रव कहते हैं। लिखिए कि केंद्रिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को केंद्रिका द्रव कहते हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। उसको इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन गुणसूत्र का निर्माण होता है। केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन गुणसूत्र का निर्माण होता है। क्या होता है? केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन गुणसूत्र का निर्माण होता है। क्रोमेटिन जाल दो प्रकार के होते हैं। क्रोमेटिन के जो जाल होते हैं, क्रोमेटिन के जाल मतलब एक कह सकते हैं क्या कह सकते हैं उसको, एक जाल जैसा कह सकते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है। क्रोमेटिन में जो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे यू क्रोमेटिन कहते हैं, जो लाइट कलर होता है, और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। अब इसके बारे में हमको वो दो डिफरेंस बताना चाहता हूँ। यू क्रोमेटिन होता है और हेट्रोक्रोमेटिन होता है। हेट्रोक्रोमेटिन को हम जेनेटिकली इनएक्टिव कहते हैं और हाईली कंडेंस रीजन ऑफ क्रोमोसोम होता है, ये टाइटली पैक होता है। तो इस दो हेट्रोक्रोमेटिन डालिएगा, डैश करिएगा, उसमें लिखना उसमें जेनेटिकल इनएक्टिव, मतलब ये जेनेटिकल इनएक्टिव होता है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता। ये कोई जेनेटिकल मतलब अनुवांशिक पदार्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। टाइट होता है, हाईली पैक्ड होता है, हाईली कंडेंस्ड होता है, हाईली कंडेंस होता है और टाइटली पैक्ड होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरे पॉइंट में आइए, यू क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन क्या होता है? जेनेटिकली एक्टिव होता है, मतलब जितने भी अनुवांशिक पदार्थ एक पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग में जाते हैं उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? यू क्रोमेटिन रिस्पॉन्सिबल होता है। यू क्रोमेटिन होता है, ये लूजली होता है, डीएनए से पैक होता है, लूजली डीएनए इसके पैक होते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है? यू क्रोमेटिन में होता है। ट्रांसक्रिप्शन अकर कहाँ होता है? यू क्रोमेटिन में होता है। ओके, तो ये दो पॉइंट जो मैंने बताया इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, केंद्रिका के अंदर कण जैसे संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका न्यूक्लियोजोस कहते हैं। केंद्रिक की खोज फोंटेन ने की थी। याद रखिएगा केंद्रक की खोज फोंटेना ने की थी। केंद्रक का खोज फोंटेना ने की थी, इसको रट लीजिएगा। और केंद्रक का नाम ब्यूमन ने दिया था। केंद्रक का नाम ब्यूमन ने दिया था। याद रखिएगा केंद्रक का नाम ब्यूमन ने दिया था। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और बताना चाहूँगा। देखिए न्यूक्लियोसोम जो होता है, न्यूक्लियोसोम जो होता है उसमें डैश करके लिखिएगा, न्यूक्लियोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड स्टोर ऑफ आरएनए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ द आरएनए। तो आप क्या मार के आएंगे? न्यूक्लियोल्स जो होते हैं वो सिंथेसिस एंड स्टोर आरएनए स्टोर करने का काम करते हैं। याद है? तो अभी तो हम बताया कि केंद्रक के अंदर जितने भी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करने का काम करता है, समझे? और ये कोशिका का सेमी ऑटोनोमस अंग कहलाता है। ये भी सेमी ऑटोनोमस होता है, ये भी सेमी ऑटोनोमस अंग होता है। याद रखिएगा। केंद्रिका मैच्योर आरबीसी में अब्सेंट रहती है। याद रखिएगा, इसे भी नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्रिका
जो न्यूक्लियस होता है मैच्योर आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसी याद रखिएगा, मैच्योर आरबीसी जो होता है वो विदाउट न्यूक्लियस होता है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। सो जैसे मैच्योर आरबीसी में अब्सेंट होता है। अब आते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। क्या पे आ गए हम लोग? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आ गए। जो जो यहाँ पे पॉइंट बताए जा रहे हैं उसे आपने अच्छे से नोट करिएगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस पॉइंट से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रो की खोज किसने की थी? पोर्टर ने की थी। पोर्टर, क्लेड एंड फिल्लम ने की थी। इसकी खोज पोर्टर, क्लेड और फिल्लम ने की थी। याद रखिएगा कौन किए थे? 3 साइंटिस्ट का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। पोर्टर, क्लेड, फिल्लम ने इसकी की थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम पार्टर ने दिया था। याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम कौन दिया था? पार्टर ने दिया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम पार्टर ने दिया था। यह यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। याद रखिएगा ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। यूकैरियोटिक ये 2 प्रकार की होती है। मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे RER कहते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे SER कहते हैं। याद रखिएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। SER क्या करता है? अब देखिए SER और RER क्यों हम ऐसे करें? क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर अगर राइबोसोम जुड़ा तो वो परत क्या हो जाएगी? रफ हो जाएगी। रफ हो जाएगी मतलब राइबोसोम जुड़ा है तो वो परत रफ हो जाएगी, तो उसे हम रफ करें। अगर राइबोसोम वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो वो स्मूथ हो गई। तो सब राइबोसोम की प्रेजेंस के ऊपर है। तो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है भाई? और स्मूथ है, उस पर कुछ है ही नहीं तो प्रोटीन कहाँ से? जब आया राइबोसोम प्रेजेंट ही नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा ही नहीं। तो ये लिपिड के लिए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है। लिख लीजिए इसे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पिंच आउट होता है, वो फॉर्मेशन बना के पिंच होकर आउट निकल जाता है, तो उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। ER पदार्थों का आकार प्रदान करती है। यह सूचना का आदान प्रदान करने का कार्य करती है। याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है सूचना को आदान प्रदान करना, मतलब एक लोग को देना। आदान प्रदान मतलब टेक बैक और मतलब एक दूसरे को देना और लेने वाला काम। ओके, आदान प्रदान करने का काम करती है, समझे। और फिर हम आते हैं गोल्जीज बॉडीज़ पे। गोल्जी बॉडी याद रखिएगा। एक में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना होगा। सिस्टर्नी होता है ना, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ना, इसमें सिस्टर्नी ही कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, सिस्टर्नी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं हम लोग गोल्जीज बॉडी पे। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी कौन थे? एक इटालियन हिस्टोलॉजिस्ट थे और इनको नोबेल लॉरेट भी कहा जाता है। तो किसने किया था? नोबेल लॉरेट कैमिलो गोल्जी ने किया था। अब जानते हैं इसको ना लिपोकॉन्ड्रिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट कर लीजिए। कभी भी आपको जैसे एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो कभी डायरेक्ट गोल्जी बॉडी नहीं देगा आपको नाम, क्योंकि आप जानते हैं कि गोल्जी बॉडी आपको नाम देगा तो आप उसने 50 बार पढ़ चुके हैं, गोल्जी बॉडी आप समझ जाएंगे। तो पूछेगा इसको लिपोकॉन्ड्रियन तथा प्लांट सेल में डायक्टोजोम, लिपोकॉन्ड्रियन तथा प्लांट सेल में डायक्टोजोम के नाम से भी पुकारा जाता है। याद रखिएगा डायक्टोजोम और लिपोकॉन्ड्रियन जहाँ भी आएगा मतलब गोल्जी बॉडी है। ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जैसे हम लोग सब में पढ़ रहे हैं। यह कोशिका के भोजन का स्टोर करती है। ये कोशिका में भोजन स्टोर करती है। ये कोशिका में फूड स्टोर करती है। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड का ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड को स्टोर करती है। क्या करती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड को स्टोर करती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड को स्टोर करती है। इसे कोशिका का ट्रैफिक ऑफ पुलिस भी कहते हैं। इसे कोशिका का ट्रैफिक ऑफ पुलिस भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा इसे कोशिका का ट्रैफिक ऑफ पुलिस भी कहते हैं। इसका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। अब देखिए हम क्या बोला, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन था उससे ER बनता था। अब ER से क्या बनेगा? गोल्जीज बॉडी बनेगी। याद रखिएगा इसे।
अब देखिए, ये कोशिका विभाजन के दौरान तब मियोसिस जो कोशिका विभाजन होता है के दौरान सेल प्लेट का निर्माण करती है। याद रखिए, कोशिका विभाजन में ये सेल प्लेट का निर्माण करती है, यह सेल वॉल का निर्माण करती है। अब याद रखिएगा, सेल वॉल का निर्माण किससे होता है? गोल्जी बॉडी से होता है। स्पर्म में एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से ही होता है। याद रखिएगा, स्पर्म जो होता है, जो मेल का स्पर्म होता है, उसमें एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। याद रखिए, गोल्जी बॉडी की सर्वाधिक संख्या रूट कैप रीजन में पाई जाती है। याद रखिए, गोल्जी बॉडी की सर्वाधिकता संख्या रूट कैप जोन में पाई जाती है। गोल्जी बॉडी सिस्टर्निक तथा वैक्यूल से मिलकर बनी होती है। गोल्जी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सिस्टर्निक तथा वैक्यूल से मिलकर बनी होती है। गोल्जी बॉडी सिस्टर्निक तथा वैक्यूल से मिलकर बनी होती है। अब देखिए, आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा। कभी कदा पूछ देता है कि गोल्जी बॉडी में दो डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, फेसेस होते हैं, नॉट फेजेस, दो डिस्टिंक्ट फेसेस होते हैं। तो एक को हम कहते हैं सिस फेस, सिस रीजन भी कहते हैं उसको, और दूसरे को हम ट्रांस मैच्योरिंग फेज कहते हैं और ट्रांस रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? दो डिस्टिंक्ट फेसेस होते हैं जिसे हम फॉर्मिंग फेज कहते हैं, ब्रैकेट में लीजिएगा सिस रीजन, और एक को मैच्योरिंग फेज कहते हैं और ट्रांस रीजन। समझे? बस इतना रखिए, उससे आगे जाने की कोशिश ना करिए तो टिपिकल हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। बस पूछेगा गोल्जी बॉडी में दो फेसेस होते हैं, तो एक फॉर्मिंग फेज होता है जिसे हम सिस फेज कहते हैं, और एक होता है मैच्योरिंग फेज जिसे हम ट्रांस फेज कहते हैं। ओके, अब हम कहते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या होता है? इसकी खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। डी डुबे ने इसकी खोज की थी। क्रिश्चियन डी डुबे ने इसकी खोज की थी 1955 में। इसकी खोज की थी क्रिश्चियन डी डुबे। ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। अब इसकी निर्माण गोल्जी बॉडी से होती है। याद रखिएगा, 25 से 30% जल अपघटनीय एंजाइम पाया जाता है। याद रखिए, 25 से 30% इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, और इसमें जनरली एसिडिक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जिनका pH 4.5 होता है, हाईली एसिडिक होते हैं। इसका pH लिख लीजिएगा। लाइजोसोम में जो एसिडिक एंजाइम होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, उनका pH 4.5 होता है। ओके, इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इसे पॉलीमॉर्फिज्म बहुरूपित पाई जाती है। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म ही होता है, इसके बहुत सारे रूप भी पाए जाते हैं। ये सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीनिस नेचर के होते हैं, पर सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। याद रखिएगा, सभी एंजाइम से प्रोटीन होते हैं, पर सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। और याद रखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि लाइजोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। लाइबोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एक परत पाई जाती है इसमें। ये इसको जनरली जटिल पदार्थ, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उसे सिंपलर कंपाउंड में तोड़ने का कार्य करता है। इसके भी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी लाइजोसोम और सेकेंडरी नाम। प्राइमरी लाइजोसोम में क्या होता है? केवल एंजाइम पाए जाते हैं। और प्राइमरी लाइजोसोम का निर्माण कहाँ होता है? गोल्जी बॉडी होता है। सेकेंडरी लाइजोसोम क्या होता है? निर्माण प्राइमरी लाइजोसोम से होता है। इसमें एंजाइम प्लस फूड मटेरियल दोनों पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इसमें एंजाइम प्लस फूड मटेरियल दोनों पाए जाते हैं। और एक थर्ड प्रकार का और होता है जिसे हम रेसिडुअल बॉडीज़ कहते हैं। रेसिडुअल बॉडीज़ वो होते हैं जो ओनली अनडाइजेस्टेड मटेरियल को कंटेन करके रखे रहते हैं। जो थर्ड वन होता है वो रेसिडुअल बॉडी होता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल को रखा रहता है। और एक होता है ऑटोफेगिक वैक्यूल्स होता है। एक चौथा होता है ऑटोफेगिक वैक्यूल। तो ऑटोफेगिक वैक्यूल क्या होता है? ये बनता है जनरली प्राइमरी लाइजोसोम अराउंड ओल्ड एंड डेड ऑर्गेनेल्स के। जनरली ये प्राइमरी लाइपोसोम के यूनियन से बनता है, मतलब यूनियन मतलब एकजुट होने से, प्राइमरी लाइपोसोम के एकजुट होने से अराउंड एंड और डेड ऑर्गेनेल्स के मिलने से बनता है। प्रोटीन की इकाई, प्रोटीन की याद रखें, प्रोटीन का मोनोमर्स क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। लिपिड फैट का इकाई मोनोमर्स क्या होते हैं? फैटी एसिड होता है। अब देखिए आगे परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम क्या होता है? यह यूकैरियोटिक के प्लांट सेल में पाया जाता है। इसकी खोज टालवर्ट ने की थी। परऑक्सीसोम की खोज किसने की थी? टालवर्ट ने की थी। याद रखिएगा, परऑक्सीसोम की खोज
टालवर्ट नामक साइंटिस्ट ने की थी। ओके, सो पेरोक्सिसोम कहाँ पे थे हम लोग, पेरोक्सिसोम पे थे। इसकी खोज टालवर्ट ने की थी। ये सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है, ये ज़रूर लिख लीजिएगा, कौन डबल मेम है कौन सिंगल मेम्ब्रेन है, इससे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ये जनरली C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस में सहायक करता है। याद रखिए C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं, ये C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन का में सहायक होता है। ये C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन में सहायक होता है, याद रखिएगा। फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में तब होती है जब CO2 की अधिकता, O2 की कमी तथा लाइट की अधिकता होती है। याद रखिए, फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में कब होगा, जब CO2 की अधिकता होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी और लाइट की अधिकता होगी। फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है? फोटो रेस्पिरेशन वह क्रिया है जिसमें फोटोसिंथेसिस के साथ दो श्वसन होती है। याद रखिए, फोटो रेस्पिरेशन वह क्रिया है जिसमें फोटोसिंथेसिस का श्वसन होता है। ये 3 अंगों में होता है। याद रखो 3 अंगों में फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, किस अंगों में होता है? 3 अंगों में होता है, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। नोट डाउन इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जाम्पल ऑफ C3 प्लांट, C3 प्लांट के एग्जाम्पल रट लीजिएगा, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, और जितने भी पल्सेस आते हैं ना वो सब जनरली C3 प्लांट होते हैं। अब स्फेरोजोम क्या होता है? स्फेरोजोम क्या होता है अब आपका? स्फेरोजोम भी ये पढ़ लेते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। यह लिपिड का संग्रहण करता है। याद रखिएगा, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और लिपिड का संग्रहण करता है। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जानते हैं, एक आप लोग चार्ट बनाइएगा, एक पे चार्ट बनाइएगा, पूरे ऑर्गेनेल्स के नाम लिखिएगा और एक तरफ डालिएगा सिंगल मेम्ब्रेन, एक तरफ डालिएगा डबल मेम्ब्रेन। तो सिंगल मेम्ब्रेन वाला जो होगा उस पर टिक मार दीजिएगा, डबल मेम्ब्रेन वाला जो होगा उसको टिक मार लीजिएगा। आपको एग्जाम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब हेल्प करेगा आपको मेमोराइज करने के लिए। ओके, अब लास्ट में आते हैं हम लोग का इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स देखिए, वैक्यूल ज़्यादातर प्लांट सेल में पाया जाता है। याद रखिएगा, कभी भी पूछता है वैक्यूल कहाँ पाया जाता है, ओनली ऑन प्लांट सेल, एनिमल सेल में नहीं होता है। इसकी जो लेयर होती है ना, इसकी लेयर को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाला तरल पदार्थ सेल सेप कहते हैं। इसके अंदर जो मतलब वैक्यूल के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे हम सेल सेप कहते हैं। ये कोशिका में टर्गिडिटी मेंटेन करने का काम करता है। याद रखिएगा, टर्गिडिटी मतलब जो कोशिका होती है ना उसको एकदम मतलब कहते हैं ना टर्गिडिटी, मतलब एकदम आप कह सकते हैं फूला हुआ, मतलब एकदम फ्रेश लगेगा उससे। और फ्लैशिड मतलब क्या होता है? वाटर लॉस कर देगा तो मुरझाया हुआ लगेगा वो, मतलब कुछ खाया ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है उसके अंदर। ओके, अब देखिए मैं एक आपको बात बताता हूँ। वैक्यूल्स जो होता है ना वो नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है। लिख लीजिएगा इसे, वैक्यूल्स जो होता है वो नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया इंक्लोज इन टोनोप्लास्ट होता है। टोनोप्लास्ट के अंदर जो नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है वो हम कहते हैं वैक्यूल्स होता है। ओके, ये जो वैक्यूल्स होते हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसे हम सैप वैक्यूल्स कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं, फूड वैक्यूल्स कहते हैं, ओके, एयर वैक्यूल्स करते हैं। एयर वैक्यूल्स जनरली प्रोकैरियोटिक्स में आपको मिल जाएगा, समझे। और वैक्यूल्स का जानते हैं एक चीज़ और होता है कि मेन इसका जो फंक्शन होता है ना वो मतलब बायोंसी प्रोवाइड करने का। बायोंसी मतलब क्या होता है? तैरने का। बायोंस मतलब तैरने का कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, समझे। तो इतना था आज की वीडियो में। और आज का जो आप थंबनेल से मेरा समझेंगे, सक्सेस इज़ नेवर एंड फेलियर इज़ नेवर बी फाइनल, ये मेरा आज का जो क्वेट्स था। सक्सेस देखिए, बहुत लोग होता है ना सक्सेस के पीछे भागते हैं। यार तुम सक्सेस के पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम हार्ड वर्क क्यों नहीं कर रहे हो? तुम हार्ड वर्क करोगे ना, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगा। तो करना क्या हमें? पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पूरी डेडिकेशन के साथ करनी है पढ़ाई। ओके, तो जो मेरा था ना सक्सेस इज़ नेवर बी एंड फेलियर इज़ नेवर बी फाइनल, तो याद रखना सक्सेस वाला जो सक्सेस पा जाता है ना, तो वो अपने आप को कभी बलवान मत समझना कि तुम्हें हमेशा सक्सेस मिली रहेगी, कभी अनसक्सेस भी मिल सकती है, समझे। और जो फेलियर से अभी मत समझना कि भाई मैं फेल हो गया तो मतलब मेरा कुछ आगे बचा नहीं। फेलियर भी कभी सक्सेस हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने
आप एक बार साइकिल से गिर गए तो दोबारा आप साइकिल नहीं चला सकते हैं, समझे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए, और जो इसमें भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग आपको उसके रिमूव करने का कोशिश करेंगे। तो फटाफट अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर चैनल पे पहले अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए बाय बाय, टेक केयर। बच्चों आप इस क्वेश्चन को पाँचों को 1 2 3 4 ऐसे करके कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग लिख के भेज दीजिएगा।